नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता के कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत ही मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है, उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वे अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। गेंदा की खेती करके जीवन में भरे रंग। पोट्रे में नर्सरी तैयार करने का तरीका और लाभ। गेंदा के रंग बिरंगे मनमोहक फूलों की मांग साल भर रहती है। गेंदा के फूलों का उपयोग पूजा घर की सजावट, किसी का स्वागत करने और शादी समारोह में किया जाता है। इसलिए गेंदा के फूलों की मांग को देखते हुए किसान इसकी व्यवसायिक स्तर पर खेती करके अच्छी आय कमा सकते हैं। बस जरूरत है कि आप गेंदा की खेती उन्नत तकनीक से करें। तो आप किस प्रकार से करें गेंदा की उन्नत तरीके से खेती, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर महेश चौधरी। गेंदा अन्य फसलों की तुलना में काफ़ी फायदेमंद फसल मानी जाती है, क्योंकि ये विभिन्न तरह की जलवायु एवं मिट्टी में आसानी से पनप जाता है। साथ ही इसमें कीट एवं बीमारियों का आक्रमण भी कम होता है। पुष्प काल की अवधि भी अधिक होती है। साथ ही ये कम समय में भी फूल आने प्रारंभ हो जाते हैं, जिससे किसान भाई को कम समय में ही जो मुनाफा मिलना प्रारंभ हो जाता है। इसी कारण इसको गरीब का पुष्प भी कहा जाता है। किसान भाइयों, जो गेंदा है, गेंदा को हम माला बनाने के अलावा पोल्ट्री इंडस्ट्री एवं जो नेमेटोड्स के मैनेजमेंट के लिए भी हम इसका कई बार प्रयोग करते हैं। आजकल जो पॉली हाउस, ग्रीन हाउस लगा रखे हैं, वो भी गेंदा की लाइनें अपने पॉली हाउस में लगा देते हैं। तो गेंदा काफी लाभकारी फसल है। गेंदा एक ऐसी फूल वाली फसल है जिसको आप आसानी से किसी भी मौसम में उगा सकते हैं। गेंदा के फूलों का उपयोग माला और सजावट के लिए किया जाता है। भारतीय संस्कृति और रीति रिवाजों के अनुसार फूलों का अपना अलग ही महत्व है। कोई भी पूजा हो या फिर शुभ कार्य, हर जगह फूलों का प्रयोग किया जाता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए किसान भी हर मौसम में गेंदे की खेती करने लगे हैं। किसान भाइयों, गेंदा के बारे में कहा भी गया है कि गेंदा उगाओ, खूब कमाओ। गेंदा में सबसे मुख्य बात है कि हमें कौन सी किस्म की ज्यादा डिमांड है, वहाँ पर किस तरह के हमें फूल पसंद है। तो इसमें दो तरह की वैरायटियां उपलब्ध होती है, अफ्रीकन गेंदा और फ्रेंच गेंदा। अफ्रीकन जिसको हम बड़ी साइज वाला गेंदा, और जो फ्रेंच टाइप का जो गेंदा होता है वो छोटी साइज का होता है। पूसा नारंगी गेंदा, पूसा बसंती गेंदा, पूसा अर्पिता, पूसा बहार, अर्का अग्नि, ये कुछ उन्नतशील प्रजातियां हैं जिनका चयन करके हम अच्छा लाभ ले सकते हैं। गेंदा को हम साल के 12 महीने इसको लगा सकते हैं। खासकर सर्दी, गर्मी, बारिश वाले मौसम में जब हमें गर्मी की फसल लेनी होती है तो उसकी बुआई हमें फरवरी मार्च में कर देनी चाहिए। बारिश वाली जो फसल है उसकी हमें जुलाई अगस्त में कर देनी चाहिए, और सर्दी वाली फसल की हमें अक्टूबर नवंबर के आसपास हमें कर देनी चाहिए। गेंदा की खेती के लिए पहले अच्छी तरह जुताई करके खेत को तैयार कर ले। खेत तैयार होने के बाद तैयार गेंदे के पौध को खेत में लगाना चाहिए, ताकि गेंदा की फसल की अच्छी वृद्धि और विकास हो सके और अधिक गेंदा के फूल का उत्पादन मिल सके। साथ ही हमें पोषण का भी ध्यान में रखना होता है, क्योंकि इससे हमें 400 से लेकर 600-700 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक हम उपज मिल जाती है। तो हमें अच्छी सड़ी गोबरी खाद के अलावा हमें लगभग 80 किलोग्राम नत्रजन, लगभग 60 किलोग्राम फास्फोरस एवं 60 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से हमें डालना आवश्यक होता है। रोपण की जो दूरी है वो किस्म के ऊपर निर्भर करती है, किस तरह की हम प्रजाति लगा रहे हैं। अफ्रीकन गेंदा यदि हम लगा रहे हैं तो पौधे से पौधे एवं कतार से कतार की दूरी लगभग 40 सेंटीमीटर रखते हैं,
यदि हम फ्रेंच टाइप का गेंदा हम लगा रहे हैं तो पौधे से पौधे एवं कतार से कतार की दूरी हम 20 सेंटीमीटर रखते हैं। किसान भाइयों, इसमें जो खास ध्यान रखने वाली बात यह है कि कई बार आप ने देखा होगा कि जो पौधे बड़े सीधे हो जाते हैं उसमें पुष्पन की संख्या कम होती है। तो जो अफ्रीकन गेंदा होता है, यानी जो बड़ी साइज वाला गेंदा होता है जिसके पौधे बड़े आकार के होते हैं, उसमें हमें पिंचिंग, जिसको हम शीर्ष नोचन भी बोलते हैं, शीर्ष नोचन करना बड़ा आवश्यक होता है। जब लगभग खेत में रोपण के 25 से 30 दिन बाद में हमें उसके जो शीर्ष भाग को हमें तोड़ देना चाहिए। शीर्ष भाग यानी ऊपर का जो कोंपल वाला जो भाग होता है उसमें 1-2 पत्तियों के साथ में हमें ऊपर वाले भाग को नोच देना चाहिए। उससे क्या होगा कि उसमें जो साइड वाले जो ब्रांचेज होते हैं, जो साइड शूट्स होती है, वो ज्यादा निकलती है, जिसमें हमें पुष्पन भी, बर्ड्स ज्यादा होगी तो पुष्पन भी ज्यादा होगा। ये जो प्रक्रिया है वो हमें फ्रेंच गेंदा में अपनाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो कम बढ़वार वाला ही होता है। तो ये भी हमें ध्यान में रखना आवश्यक होता है। साथ ही हमें इसमें, क्योंकि कीट एवं बीमारियों का आक्रमण, वैसे तो ये बड़ी हार्डी फसल मानी जाती है, लेकिन कई बार इसमें कीट एवं बीमारियों का आक्रमण भी हो जाता है, जैसे लीफ स्पॉट है, अल्टरनेरिया ब्लाइट है, या कई बार जो फ्लावर रोट की जो समस्या हो जाती है, तो उसके लिए हमें जो कार्बेंडाजिम या जो मैनकोजेब जो दवा आती है उसको 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से हमें छिड़काव कर यदि हम कर देंगे तो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। जब बात हम करते हैं कीटों की, तो इसमें रेड स्पाइडर जो माइट होती है, वो माइट की समस्या देखी जाती है, तो उसके लिए हमें जो सल्फर युक्त जो कवकनाशी है उनका हम प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, गेंदा की फसल में इसके अलावा लट कीट का प्रकोप भी होता है, जिसका यदि समय पर नियंत्रण नहीं किया गया तो गेंदे की फसल में भारी नुकसान हो सकता है। तो इस नुकसान से बचने के लिए इस कीट का समय पर नियंत्रण करना जरूरी है। तो इसके नियंत्रण के लिए आप क्यूनाल फॉस 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर फसल पर छिड़काव करें, तो इस कीट से गेंदा की फसल को बचा सकते हैं। तो किसान भाइयों, जो गेंदा की जो फसल है, इस गेंदा की फसल को अन्य फसलों की तुलना में हमें देखा जाए तो ये अधिक लाभकारी है, लेकिन लाभकारी ये तभी होगी जब हमें इसका सही मैनेजमेंट, हम इसका सही प्रबंधन करेंगे। और सही प्रबंधन हम तभी कर पाएंगे जब हमें, क्योंकि इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो लगभग 4 से 5 महीने की फसल होती है, और उसमें हमें ये भी देखना होता है कि कौन सी किस्में लगाने के कितने समय बाद में पुष्पन उसमें प्रारंभ हो जाएगा। तो हमें कोई भी जो तीज त्योहार, अच्छा शादी का जो फेस्टिवल जो स्टार्ट हो जाता है, उसको हमें ध्यान में रखते हुए ही इसकी बुआई करनी होती है, क्योंकि कई बार जैसे हमने कोरोना काल में देखा है कि पुष्प की डिमांड नहीं होने के कारण जो फूलों की जो मांग होती है वो काफी गिर जाती है, और उसे किसान को जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो जब भी हम गेंदा के अलावा यदि कोई भी जो दूसरी पुष्पीय जो फसलें हैं, यदि हम उनकी भी बुआई करें हैं, तो हमें ये जरूर ध्यान में रखना होगा कि हमें उसका सही समय पे ही हम उसकी बुआई करें, अन्यथा हमें जो आशातीत लाभ नहीं मिल पाता है। तो जैसे कहा गया है, गेंदा उगाओ खूब कमाओ, तो गेंदा हमें उगा के हम इसे अच्छी पैदावार ले सकते हैं, अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। हमारे राज्य में सब्जियों की खेती बड़े क्षेत्रफल पर की जाती है और इस समय बहुत से किसान इनकी स्वस्थ पौध प्राप्त करने के लिए नर्सरी डालने की तैयारी में लगे हैं। लेकिन इस समय खुले में नर्सरी डालने पर अधिक बारिश और कीट व्याधियों के प्रकोप की वजह से स्वस्थ पौध प्राप्त नहीं हो पाती है। अगर किसान भाई पोट्रे में नर्सरी डालें तो वो अधिक बारिश और कीट व्याधियों से नर्सरी को होने वाले नुकसान से बचाकर स्वस्थ पौध तैयार कर सकते हैं। तो इस बारे में जानकारी लेते हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर के बागवानी विशेषज्ञ डॉक्टर परमवीर सिंह से।
भाइयों, आज हम बात करेंगे प्रो ट्रे नर्सरी टेक्निक में पौधे तैयार करने, बिछड़े तैयार करने की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रो ट्रे होता क्या है। तो प्रो ट्रे कुछ नहीं होता, प्लास्टिक की ट्रेज होती हैं जिसमें केविटी सेल्स बने होते हैं, छिद्र बने होते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार की छिद्र में उपलब्ध होती है। जैसे 50 की होती है, 98 की होती है, 120 120 की छिद्र की सेल की आपकी प्रो ट्रे मार्केट में उपलब्ध होती है। प्रो ट्रे पोपेलिन से बनी हुई विभिन्न केविटी वाले ट्रे बाजार में आती है। सब्जी की नर्सरी लगाने के लिए 98 केविटी यानी खाने वाले ट्रे का प्रयोग किया जाता है। ट्रे का प्रयोग 4 से 5 बार कर सकते हैं। आजकल फलों की पौध तैयार करने के लिए भी बड़े खाने वाली प्रो ट्रे भी बाजार में मिलने लगी है, जिनका प्रयोग फलों की पौध तैयार करने के लिए कर सकते हैं। हम बात करते हैं इसको कैसे तैयार कर देंगे। तो तैयार करने के लिए सबसे पहले हमको इसमें कुछ ग्रोइंग मीडिया की ज़रूरत होती है, उसके बाद हमको प्रो ट्रे की ज़रूरत होती है, और अच्छी आपका पौध तैयार करनी है तो फर्टिलाइज़र, जो वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र है, उसकी ज़रूरत होती है। तो अब एक एक हम करके बात करते हैं। तो सबसे पहले जो प्रो ट्रे की बात करते हैं, तो प्रो ट्रे आपके डिफरेंट छिद्र की पाई जाती है। जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, 50 की और 98 की और 120 की, और सिंगल भी आती है। फल वाले पौधे होते हैं उनके लिए होती है, परंतु हम अगर सब्जी की बात करते हैं या फूल पत्तियों की बात करते हैं तो हमको 50 वाली जो सेल वाली है वो सबसे अच्छी प्रो ट्रे होती है। फिर बात करते हैं मीडिया की। तो मीडिया में हम कोकोपीट लेते हैं, उसके बाद वर्मी कंपोस्ट लेते हैं, वर्मिकुलाइट लेते हैं और परलाइट लेते हैं। कोकोपीट भूरे रंग का यह पदार्थ नारियल के रेशों में खनिज लवणों को मिलकर कृत्रिम मिट्टी के तौर पर तैयार किया जाता है। यह अधिक जल ग्रहण व वायु संचार के कारण जड़ों का बेहतर विकास करता है। वर्मिकुलाइट यह एक माइका है जो कि हल्का वजन युक्त पदार्थ है। इसमें कैल्शियम व मैग्नीशियम तत्व भी पाए जाते हैं। ये हल्के रंग का होता है। परलाइट इसका उपयोग वायु संचार व जल धारण क्षमता को बढ़ाता है। इन 3 ही अवयवों को 3:1:1 की मात्रा में मिलाकर मिश्रण बनाते हैं। अब बात करते हैं कैसे तैयार करेंगे। तो सबसे पहले जो कोकोपीट है, ब्लॉक आता है, उसको हम बोलते हैं कोकोपीट ब्लॉक। उस कोकोपीट को लाने के बाद हमको उसको भिगोना होता है, 24 घंटे के लिए पानी में भिगोना होता है। उसके बाद उसको निकालेंगे और पानी जो है निचोड़ के उसमें पानी निकाल देंगे वहाँ पे, और उसके बाद उसको सुखा देंगे। उसके बाद बात करते हैं मिश्रण तैयार कैसे करेंगे। तो मिश्रण के लिए हमको सबसे पहले, जैसे मान लीजिए हमारे पास अगर वर्मिकुलाइट परलाइट है तो हम इसको इस तरह से बांटेंगे कि चारों चीज़ें उसमें मिक्स हो सके। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 4 भाग लेते हैं आपका कोकोपीट का, 4 भाग लेते हैं वर्मी कंपोस्ट का, और 1 भाग लेते हैं वर्मिकुलाइट, और 1 भाग लेते हैं परलाइट। तो इस तरह से हम इसको मिश्रण, जैसे मैंने बताया आपको, तो उसको मिक्स को तैयार कर लेते हैं। उसके बाद जो आपकी प्रो ट्रे है उसमें आपको उसको भर देते हैं। भरने के बाद आपको जिस पौधे का, जिस फसल का आपको बीज लगाना है, जैसे कुकुम्बर का, खीरा का है, टमाटर का है, आपका मिर्च का है, गोभी का है, किसी भी जो ट्रांसप्लांट होती है वो सभी फसलों के आप उसमें बीज को लगा सकते हैं। तो जो आपने ट्रे तैयार कर लिया उसमें 1 बीज 1 सेल में डालेंगे, यानी वो 1 केविटी जो 1 छिद्र है उसमें 1 सीड को डालेंगे। ऐसे करके 50 की है तो आप 50 डालेंगे, 120 की तो 120 डालेंगे, और 98 की है तो 98 बीज डालेंगे। डालने के बाद क्या करेंगे, हल्का मिश्रण है वापस से एक बार ऊपर से डालेंगे और उस पर हाथ फिरा देंगे ताकि वो कवर हो जाए। कवर होने के बाद आपको उसमें हल्का सा जो वाटर कैन आता है, जो रोज कैन पानी का आता है, उससे 1 बार ऐसे ले जाएंगे, 1 बार 2 बार उसको घुमा देंगे। ज़्यादा पानी वहाँ पे नहीं देना, आपको ध्यान रखना उसमें ज़्यादा पानी नहीं देना है। उसमें 1-2 बार स्प्रे करेंगे। इस तरह से आप अगर उसमें मिश्रण करके और डाल देते हैं, और उसके बाद आपको जहाँ पे रखना उस सुरक्षित स्थान पे उसको रख देंगे। इसके बाद ध्यान रखने की बात ये होती है कि इसमें ज़्यादा वैसे इंसेक्ट नहीं आता। अगर इसको आप जो इंसेक्ट प्रूफ नेट आता है उसके अंदर आप प्रोटेक्ट करके रखेंगे तो इसमें इंसेक्ट आने के बिल्कुल भी चांस नगण्य हो जाएंगे। उसके अतिरिक्त आपको इसमें ध्यान रखना है कि फर्टिलाइजर जो वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर है 19-19-19, उसका 3 से 4 ग्राम का स्प्रे 2 बार कर सकते हैं। एक बार 12 दिन के ऊपर कर सकते हैं, एक फिर 18 से 20 दिन के ऊपर अंतराल पे एक आप 3 से 4 ग्राम प्रति लीटर पानी में, 1 लीटर पानी में घोलेंगे और उसके बाद उस पर स्प्रे करेंगे तो आपका सीडलिंग जो है बहुत ही अच्छा आएगा और उसकी मोटिलिटी बहुत कम होगी जब फील्ड में वो जाएगा।
सब्जियों के पौध 20 से 30 दिन में मुख्य खेत में स्थानांतरण योग्य हो जाती है। स्थानांतरण से 2 से 3 दिन पहले सिंचाई करना बंद कर दे ताकि पौधे में कठोरता आ जाए। पौधे को सावधानी से प्लग के बाहर इस तरह निकाले कि हाथ के अंगूठे एवं उंगली के हल्के दबाव से खींचते हुए मृदा रहित मिश्रण का ढेला जल क्षेत्र सहित बाहर आ जाए। खेत में लगाते समय पौधा दबा कर लगाएं। अगर इसके लाभ की बात करें, बीजों की मात्रा कम लगती है, पौध स्वस्थ और एक समान तैयार होती है। दूसरा बेनिफिट ये होता है कि जैसे प्रोट्रे हैं तो कभी आपका एनवायरनमेंट जो है, अगर आपने ज़मीन में नर्सरी लगाई है तो उसको अंदर बाहर नहीं कर सकते हम, तो उससे नुकसान होता है। परंतु प्रोट्रे में अगर हम पौध लगाते हैं तो उसको हम एनवायरनमेंट चेंज होने पे हम उसको अंदर बाहर कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि हम इस प्रोट्रे में अगर कॉमर्शियल कल्टीवेशन करते हैं, यानी कि हम किसी को सेल करने के पौध तैयार करके ही हम अगर पैसा कमाना चाहते हैं और बेचना चाहते हैं, तो इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाना बड़ा ही आसान होता है। प्रोट्रे में करते हैं तो उसमें 100% जो है आपका बीज जर्मिनेट करता है। और ये जो दिन है वो आपका नॉर्मली फसल के ऊपर डिपेंड करता है। कोकोबीट्स का कम समय लगता है, ऐसे शिमला मिर्च और टमाटर का थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है, परंतु 30 से 35 दिन में सभी सीडलिंग तैयार हो जाती हैं, जिसको हम फसल को वहाँ पे लगा सकते हैं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता के खास कार्यक्रम में स्वागत है। अपने राज्य में मुर्गी पालन व्यवसाय तेजी से बढ़ रहा है और बढ़े भी क्यों नहीं, क्योंकि कम जगह में मुर्गी पालन से अच्छी आय जो मिलती है, लेकिन इन मुर्गियों में रानीखेत रोग होने का खतरा बना रहता है। ये एक संक्रामक रोग है जो मुर्गी पालन के लिए अत्यधिक घातक है। यदि आपकी मुर्गियों में इस बीमारी का प्रकोप हुआ तो मुर्गियां बड़ी तेजी से मरने लगती हैं। इसलिए आप इसकी पहचान करके मुर्गियों में रानीखेत रोग की रोकथाम कैसे करें, जिस बारे में जानकारी दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर गिरिराज गोयल। इस बीमारी को न्यूकैसल डिसीज या एनडी के नाम से भी जाना जाता है। ये बीमारी एक वायरस जनित बीमारी है और इस बीमारी के एक बार हो जाने पर, चूँकि ये वायरस से होती है, तो ये बहुत अधिक नुकसान करती है। ये जो बीमारी है वो पैरामिक्सोविरिडी नामक वायरस से होती है। ये वायरस सामान्यतः श्वसन तंत्र को बहुत अधिक प्रभावित करता है। उसके साथ साथ में ये पाचन तंत्र और नर्वस सिस्टम को भी बहुत अफेक्ट करता है। मुर्गी में रानीखेत रोग एक अत्यधिक घातक और एक संक्रामक रोग है। यह रोग मुर्गी पालन की सबसे गंभीर विषाणु बीमारियों में से एक है। सर्वप्रथम वैज्ञानिकों ने वर्ष 1639 से 40 में उत्तराखंड भारत के रानीखेत शहर में चिन्हित किया था। इस रोग में श्वास नहीं ले पाने के कारण मुर्गियों की मृत्यु हो जाती है। मुर्गियों में रानीखेत बीमारी विषाणुओं द्वारा फैलती है। वही बता दें कि रानीखेत रोग बहुत से पक्षियों जैसे मुर्गी, टर्की, बत्तख, कोयल, तीतर, कबूतर, कौवा, गिनी आदि में देखने को मिलता है, लेकिन यह रोग मुर्गियों को प्रमुख रूप से प्रभावित करता है। और इस बीमारी में जो प्रमुख लक्षण हैं उनमें मुर्गियों में सर्वप्रथम दस्त लगते हैं। उसके बाद में मुर्गियों में लकवा की समस्या आती है। मुर्गी पंखों को टेढ़ा करती है, उसके बाद अपनी गर्दन टेढ़ी करने लगती है और वो एक तरफ से पैरालिसिस के सिम्टम दिखा के गिरने लगती हैं और उसके बाद उनकी तुरंत मृत्यु हो जाती है।
और यदि इसकी रोकथाम ना किया जाए तो इसमें 100% तक मृत्यु दर संभव है। आपके फार्म में ये बीमारी अगर आ जाती है किसी कारण से, तो इसकी पता करने के लिए मुर्गियों का पोस्टमार्टम भी किया जाता है। पोस्टमार्टम में जो प्रमुख लीजन्स आपको दिखेंगे उनमें है जो मुर्गियों का जो अमाशय है, स्टोमक है, जिसको प्रोवेंट्रिकुलस के नाम से जानते हैं, उसमें उसकी प्रोवेंट्रिकुलर ग्लैंड के ऊपर पेटेचियल बिल्कुल छोटे छोटे बिंदु के जैसे ह्यूमरेज दिखेंगे, खून के धब्बे से जैसे दिखेंगे, क्योंकि ये वायरस इन ग्लैंड्स में बहुत वृद्धि करता है और इनको नुकसान पहुंचाता है। जब कभी आपको मुर्गियों के पोस्टमार्टम में प्रोवेंट्रिकुलस में इनकी प्रोवेंट्रिकुलर ग्लैंड की टिप पर अगर ह्यूमरेज दिख रहे हैं तो वो निश्चित रूप से रानीखेत बीमारी का एक प्रमुख लक्षण है और रानीखेत बीमारी आपके फार्म में आ गई है। रानीखेत रोग का संचरण पक्षियों में अन्य संक्रमित पक्षियों के मल, दूषित वायु और उनके दूषित पदार्थ के स्पर्श से फैलता है। इन रोग के लक्षण दिखाई देने के कुछ दिनों बाद पक्षियों की मौत हो जाती है। इस रोग से 30 से 40% तक मुर्गियों की मृत्यु हो जाती है। लेकिन यदि किसी कारण से आपके मुर्गियों के समूह में रानीखेत बीमारी आ जाती है तो उस स्थिति में उसका नियंत्रण करने के लिए आपको ध्यान रखना होगा कि सर्वप्रथम जो बीमार मुर्गियां हैं उनको आप फ्लॉक से अलग कर दें, उनको गड्ढे में गाड़ दें या उनको जला दें। उसके बाद में आपकी जो मुर्गियां हैं उनको द्वितीयक इन्फेक्शन से बचाने के लिए एंटीबायोटिक जैसे कि जेंटामाइसिन या फिर सेफ्टियोफॉर के इंजेक्शन आपको लगाने पड़ेंगे। और अगर आपको इंजेक्शन लगाने की उपलब्धता नहीं है तो आपको पानी में सिफालेक्सिन, जिसको लेक्सेन के नाम से बाजार में काफ़ी उपलब्ध है, उसको आपको पानी में पाउडर को मिलाकर देना है। उसके साथ साथ में मुर्गियों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए विटामिन सी के कई प्रिपरेशन उपलब्ध हैं, जैसे कि हर्बल सी, आप उसको पानी में मिलाकर दें। इसके अलावा मुर्गी पालक कुछ सफाई संबंधी कार्य करने से इस रोग को काफी हद तक रोक सकते हैं, जैसे मुर्गी घर की सफाई, इनक्यूबेटर की सफाई, बर्तनों की सफाई आदि रोगित पक्षियों पर तत्काल ध्यान देना चाहिए। मुर्गियों में रानीखेत रोग से बचाव के लिए किसानों और मुर्गी पालकों के पास सिर्फ वैक्सीनेशन प्रोग्राम यानी टीकाकरण ही एकमात्र उपाय है। अब बात करें कि ये बीमारी को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं, तो इसकी रोकथाम के लिए जो सबसे प्रमुख साधन है वो है टीका। सामान्यतः रानीखेत बीमारी का टीका चूजे में 5 से 7 दिन की उम्र में लगाया जाता है, जो कि B1 नामक इसका एक स्ट्रेन है। इसका अगर उपयोग किया जा रहा है तो वो सर्वोत्तम माना जाता है। बीमारी के टीके का उपलब्ध नहीं है तो सामान्यतः मिलने वाला लासोटा स्ट्रेन को भी इसमें उपयोग किया जा सकता है। उसको आपको चूजे के नसिका छिद्र में 2 बूंद आपको डालना है। उसके उपरांत आपको 21 दिन की उम्र में इस लासोटा नामक स्ट्रेन से फिर से इनको वैक्सीनेट करना है, बूस्टर डोज लगाना है और इस बार उनको उनके पानी पीने के पानी में ये टीका मिलाकर देना है। इसके बाद 56 दिन की उम्र में इसमें एक और R2B नामक स्ट्रेन का टीका लगाया जाता है, जो कि रानीखेत बीमारी का मध्यम स्तर का टीका है और इसको इंट्रामस्कुलर मांस में लगाया जाता है। लेकिन किसान भाइयों, आपको ध्यान रखना है कि यदि आप ब्रायलर मुर्गी का उत्पादन कर रहे हैं तो आपको 21 दिन के बाद इनमें टीका देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि आप लेयर मतलब अंडा देने वाली मुर्गी या ब्रीडर जिनसे आपको बच्चे निकालने हैं अंडा पैदा करने के बाद में, उनमें उनको अगर रख रहे हैं तो आपको 56 दिन का R2B स्ट्रेन देना अत्यंत आवश्यक है। फिर प्रति 2 माह पर लासोटा जो स्ट्रेन हमने आपको बताया है उसको प्रति 2 माह पर आपको पीने के पानी में मिलाकर, जब तक कि आप मुर्गी का पालन कर रहे हैं तब तक आपको नियमित रूप से 2 माह के अंतराल पर इसको देते रहना है। निश्चित रूप से आपके जो मुर्गियों का समूह है उसमें रानीखेत बीमारी प्रवेश नहीं करेगी और आपके समूह का बहुत अच्छे से बचाव होगा। और आइए अब जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान।
आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उससे पूछा है गांव सेरो जिला रांची के किसान विनोद कुमार ने। आप शरीफा की उन्नत किस्मों पर जानकारी चाहते हैं तो विनोद कुमार जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। झारखंड में शरीफा बहुतायत रूप में उगाया जाता है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी जो है वो शरीफा के लिए बहुत ही उपयुक्त है और इसको हम ढालवा में भी कर सकते हैं, जिसको हम लोग कंटूर कहते हैं। ढालवा में भी हम लोग शरीफा का पौधा लगाते हैं, दूसरा कि समतल में भी लगाते हैं और वर्गाकार हम लोग लगा सकते हैं। अब है क्या कि जो इसका जो है सो कि इसका उन्नत प्रभेद जो है वो साहेबगंज स्पेशल, बालानगर, रेड सीता और अर्का शहन, ये यहाँ के लिए बहुत ही उपयुक्त किस्में हैं। सीताफल की खेती के लिए सबसे उत्तम समय जुलाई, अगस्त या फरवरी, मार्च होता है। इस मौसम में पौधों का विकास अच्छा होता है। शरीफा की फसल के लिए पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल कर खेत को कुछ दिन के लिए खुला छोड़ दें, ताकि उसमें मौजूद पुरानी अवशेषों, खरपतवार और कीट नष्ट हो जाएं। शरीफा के लिए हम लोग जो है तो मई महीना में गड्ढा खूनते हैं और ये गड्ढा का जो आकार होता है 2 फीट गहरा, 2 फीट चौड़ा, 2 फीट लंबा, यही गड्ढा का आकार होता है, जिसमें कि पौधा से पौधा की दूरी 5 मीटर रहनी चाहिए और एक पंक्ति से दूसरे पंक्ति के बीच की दूरी भी 5 मीटर रहनी चाहिए। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल इसी वक्त फिर से होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।